साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के अनिवार्य प्रश्न पत्र पर। दोस्तों, अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं और आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो आपको आपके मेजर और माइनर के अलावा दो पेपर और देने होते हैं। एक होता है वोकेशनल और दूसरा होता है को करिकुलर कोर्स, जिसकी चर्चा आज मैं इस क्लास में करने वाला हूं। दोस्तों, जो आपका को करिकुलर कोर्स है, जिसे अनिवार्य प्रश्न पत्र के नाम से जानते हैं, वो फर्स्ट सेमेस्टर में है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ये यानी कि आहार, पोषण एवं स्वच्छता आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है। ये कंपलसरी पेपर होता है दोस्तों, और ये पेपर ऑब्जेक्टिव मोड में कराया जाता है। चाहे जिस यूनिवर्सिटी में हो आप, सभी का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, लिखित नहीं होगा। एमसीक्यू प्रश्न आएंगे जिसमें से 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। केवल और केवल इसको पास करना होता है। इसका नंबर आपके मार्कशीट में नहीं ऐड होता, केवल क्वालिफाई लिख करके आता है। एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप अनिवार्य प्रश्न पत्र में फेल हो जाते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर फिर से पढ़ना पड़ेगा। आप सभी सब्जेक्ट में फेल कर दिए जाएंगे, इसीलिए इसका अनिवार्य प्रश्न पत्र नाम दिया गया है। तो इसीलिए यह कंपलसरी पेपर है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर कराया जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसे को करिकुलर कोर्स के नाम से जानते हैं। आपका जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें 3 सब्जेक्ट आप लेते हैं। 2 आपका क्या होता है दोस्तों, मेन सब्जेक्ट होता है, ठीक है। मेन सब्जेक्ट में आप ले लेते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी ले लीजिए। और आपका जो माइनर है, इसमें आप सोशियोलॉजी, हिंदी, अदर सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तीसरा आपका होता है वोकेशनल सब्जेक्ट, जिसमें योगा, कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीज़ें, यानी कि ये व्यावसायिक सब्जेक्ट होता है दोस्तों, जिसका आपको जब आप फर्स्ट ईयर पास आउट होंगे तो आपको इसका सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो और तीसरा जो आपका है, जो माफ करिएगा, जो चौथा आपका है वो करिकुलर कोर्स, जिसे क्वालिफाइंग पेपर कहते हैं। तो आज हम विस्तृत जानकारी करने वाले हैं क्वालिफाइंग पेपर के बारे में। आपका जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है दोस्तों, उसका नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। बीएससी फर्स्ट ईयर में है। सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम यही है। आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हो, या आप कानपुर यूनिवर्सिटी से हो, या फिर आप आगरा यूनिवर्सिटी से हो, बिहार यूनिवर्सिटी से हो, या फिर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हो, सभी में यही प्रश्न आएगा और इसी प्रकार का यही पैटर्न रहेगा, यही सिलेबस है, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अनिवार्य प्रश्न पत्र में यूनिट नंबर फर्स्ट आहार एवं पोषण की अवधारणा से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र में केवल और केवल 4 यूनिट दी गई हैं। 4 यूनिट आपको पढ़नी है। अब पहला जो यूनिट है उसका नाम है आहार, पोषण एवं आहार पोषण की अवधारणा, जिसे कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। तो आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें से सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी लोग इस सिलेबस को पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। इसका मॉडल पेपर भी मैं कराऊंगा, लेकिन 4 यूनिट के लगभग 150 प्रश्न, यानी कि 150 प्रश्न मैं प्रत्येक यूनिट के आप लोग को सॉल्व कराने वाला हूं, ताकि अगर आप के एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आए तो आप लोग कर पाएँ। चलिए, तो आहार पोषण की अवधारणा से संबंधित दोस्तों, इसमें आपको पढ़ना होगा पोषक तत्वों के बारे में। पोषक तत्व यानी कि जिनमें आप पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, मिनरल्स और वाटर से संबंधित जानकारी करेंगे। मुख्य पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, इसमें इनके ऊर्जा का स्रोत क्या है, शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य और सामाजिक सांस्कृतिक कार्य के बारे में क्वेश्चन आता है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि भोजन आहार वह पदार्थ है जो खाया जा सके, पचाया जा सके तथा जो शरीर की वृद्धि का निर्माण कर सके। ये परिभाषा किसने दी थी, एक परिभाषा किसके अनुसार है। दोस्तों, सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी लोग वीडियो को पुनः लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि जो आहार, भोजन आहार वह पदार्थ है जो खाया जा सके, पचाया जा सके तथा जो शरीर की वृद्धि का निर्माण कर सके। यह परिभाषा है, किसकी परिभाषा है, ये प्राउड किट के अनुसार परिभाषा है, ये सभी है, या राइसन के अनुसार है दोस्तों, या फिर
चैम्बर्स शब्दकोश के अनुसार है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि भोजन आहार व पदार्थ जो खाया जा सके, पचाया जा सके तथा जो शरीर की वृद्धि का निर्माण कर सके, ये परिभाषा चैम्बर्स शब्दकोश के अनुसार है। यानी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भोजन की कमी या अनुपलब्धता में मनुष्य का शरीर हो जाता है कमजोर, हो जाता है रोगग्रस्त, हो जाता है, ए व बी दोनों। तो जब भी भोजन की कमी हो जाएगी तो मनुष्य का शरीर जो हो जाएगा वो बहुत ही कमजोर हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के रोग, संक्रामक रोग उसको प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, भोजन हो सकता है केवल शाकाहारी, केवल मांसाहारी, शाकाहारी व मांसाहारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है भोजन के 2 प्रकार हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं, बस आपको प्रैक्टिस के तौर पर इन सभी प्रश्नों को तैयार करना है जो मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा भोजन का मुख्य पौष्टिक तत्व है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन या ये सभी? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो भोजन के मुख्य पौष्टिक तत्व हैं वो कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन, ये तीनों होते हैं। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों प्रत्येक संडे को मैं आप लोग को टाइम टेबल जो नया अभी देने वाला हूँ, आज आपको टाइम टेबल मिल जाएगा और वो टाइम टेबल 27 तारीख से अप्लाई हो जाएगा एकदम करेक्टली। ठीक है, तो प्रत्येक संडे को मैं अनिवार्य प्रश्न पत्र का मॉडल पेपर और क्लास प्रत्येक संडे को मैं इसका कराऊंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी आपका कंप्लीटली प्रैक्टिस है वो हो जाएगा आपके इस सब्जेक्ट में, आपको कहीं से भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप लोग कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि भोजन के लिए खाद्य वस्तुओं का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है? भौगोलिक क्षेत्र विशेष में उगाने वाली वनस्पतियां, या वातावरणीय कारक, या संस्कृति एवं आहार संबंधित आदतें, या फिर ये सभी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भोजन के लिए जो खाद्य वस्तुओं का चयन किया जाता है वो इन सभी कारक पर हो सकता है। वातावरणीय कारक पर भी निर्भर करता है कि वहाँ का वातावरण क्या है, तब उस व्यक्ति, जैसे कि आप जम्मू कश्मीर जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर किस चीज़ की, वहाँ पर गर्म चीज़ सबसे ज़्यादा सभी लोग यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर ठंडी होती है। अब दूसरा ऑप्शन है आपका ए नंबर की भौगोलिक क्षेत्र विशेष में उगने वाली सब्जियां। अब बात यह है कि आपके क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पतियां उग रही हैं, उनके हिसाब से आप उस खाद्य पदार्थ का जो है चयन करेंगे। या संस्कृति एवं आहार संबंधी, संस्कृति जैसे कि हिंदू धर्म में कुछ लोग जो है मांसाहारी नहीं होते हैं, ठीक है, शाकाहारी होते हैं, तो संस्कृति और आहार संबंधित आदतें भी प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर जो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ऐसा पदार्थ, ऐसा कोई भी पदार्थ जो बना होता है जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जा सकता है उसे भोजन कहते हैं। तो दोस्तों ऐसा कोई भी पदार्थ जो शर्करा से बना हो, वसा से बना हो, जल अथवा प्रोटीन से मिलकर बना हो और जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जा सके उसे क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भोजन किसे कहते हैं, तो आप लोग आंसर क्या करेंगे? आंसर करेंगे कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो शर्करा, वसा, जल अथवा प्रोटीन से बना हो और जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जा सके उसे भोजन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, आहार से क्या तात्पर्य है? आहार से आपका क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है कि जो शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक हो, जो पचाया जा सके, जो व्यक्ति खाता या पीता है, ये सभी। तो दोस्तों आहार वो सभी आहार हैं जो पचाया जा सके। आहार ही तो पचाया जाएगा, जो व्यक्ति खाएगा तब उसको पचाएगा और तब उसकी वृद्धि एवं विकास में सहायक होगा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां प्रश्न है दोस्तों, पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है, विभाजित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, पोषक तत्वों को मुख्य रूप से दोस्तों 6 भागों में, 6 समूहों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वेट लिफ्टर के आहार में
वेट लिफ्टर के आहार में सबसे अधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए? तो वेट लिफ्टर के आहार में दोस्तों, वेट लिफ्टर से आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो वेट लिफ्टर के आहार में सबसे अधिक जो मात्रा होनी चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट की होनी चाहिए। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कार्बोहाइड्रेट में क्या आलू आप यूज करेंगे, ठीक है, गन्ना यूज करेंगे, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मनुष्य का आहार निर्धारित होता है खाद्य उत्पादन द्वारा, समाज द्वारा, प्राकृति द्वारा या ये सभी? तो मनुष्य का आहार जो निर्धारित होता है दोस्तों, वो खाद्य उत्पादन द्वारा भी निर्धारित होता है, समाज द्वारा भी निर्धारित होता है और प्रकृति के द्वारा भी निर्धारित होता है। इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आवश्यक मात्रा एवं पोषक तत्वों के अनुपात के दृष्टिकोण से संतुलित आहार है स्पष्ट एवं अनिश्चित, सबके लिए भिन्न भिन्न, सापेक्ष तथा भिन्न भिन्न या भारतवासियों के लिए एक समान? देखिए भैया, आवश्यक मात्रा एवं पोषक तत्व के अनुपात के दृष्टिकोण से जो संतुलित आहार है वो सापेक्ष तथा भिन्न भिन्न है। सबका अलग अलग अपना आहार है, अलग अलग अपना नियम है खाने पीने का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है संतुलित आहार ग्रहण करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है या आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है, भूख शांति हो जाती है या ये सभी होते हैं? तो जब आप संतुलित आहार करेंगे तो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मिलेगी, यानी रोगों से लड़ने की आपके शरीर में क्षमता होगी, आपको आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होगी, भूख आपको नहीं लगेगी। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में आहार से संबंधित प्रश्न आपको इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि जो आपकी फर्स्ट यूनिट है फूड कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, जिसे हिंदी में कहते हैं आहार एवं पोषण, तो ये आहार एवं पोषण से संबंधित ही प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आहार की आवश्यकता होती है। आहार की आवश्यकता नियमित तथा निरंतर रूप से होती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शारीरिक में कमजोरी आ जाने पर आहार की आवश्यकता होती है, ऐसा कुछ नहीं है, आप नियमित एवं निरंतर रूप से आहार ग्रहण करते हैं। आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि संतुलित आहार में आवश्यक मात्रा में विद्यमान होते हैं। जब आप संतुलित आहार जब आप लेते हैं तो उसमें क्या क्या उपस्थित होते हैं? खनिज तथा लवण एवं विटामिन भी होते हैं, एवं वसा तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, इसीलिए आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान रखिएगा, जब आप प्रश्न पत्र आपको मिलेगा, क्वेश्चन पेपर जब आप लोग करने जाएंगे, तो अगर ज़्यादा मात्रा में ये सभी आपको मिलेगा तो नन ऑफ दीज मत लगाइए, ऑल ऑफ दीज, जितना भी ऑल ऑफ दीज मिल जाएगा उस पर आप टिक कर दीजिएगा। ये मानकर चलिएगा कि लगभग 98% ऑल ऑफ दीज सही जाएगा, ठीक है, यानी ये सभी इस प्रश्न पत्र में। क्वेश्चन नंबर 15 है मनुष्य के आहार का निर्धारण होता है धार्मिक निर्देशों द्वारा, पारिवारिक परंपराओं तथा व्यक्तिगत रुचि द्वारा, भोज्य पदार्थों की क्षेत्रीय उपलब्धता द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो दोस्तों मनुष्य के आहार का निर्धारण इन सभी के द्वारा होगा, धार्मिक निर्देश के द्वारा, जैसा भी उनका धर्म होगा उसी के अनुसार वो अपना भोजन ग्रहण करेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिल्कुल मुफ्त में क्लास आपको दी जा रही है, इसका PDF भी आपको दिया जाएगा और जो इससे संबंधित थ्योरी की क्लास है वो भी आप लोग के लिए कराई जाएगी। तो आप लोग से मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग करते रहें। क्वेश्चन नंबर 16 है ठंडी जलवायु में दोस्तों आहार को संतुलित बनाए रखने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? निर्माणक आहार की अधिक मात्रा या ऊर्जादायक तत्वों की अधिक मात्रा या वृद्धि कारक तत्वों की अधिक मात्रा या रुचिकर आहार की अधिक मात्रा? तो ठंडी जलवायु में आहार को संतुलित बनाए रखने के लिए दोस्तों हमें आवश्यकता होती है ऊर्जादायक तत्वों की अधिक मात्रा की। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है अधिक क्रियाशील व्यक्ति के आहार में निम्न में से किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? शारीरिक निर्माण पोषक तत्व की या फिर ऊर्जादायक पोषक तत्व की, सुरक्षात्मक पोषक तत्व या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग को ध्यान रखना है कि अधिक क्रियाशील व्यक्ति के आहार में दोस्तों ऊर्जादायक
पोषक तत्व की मात्रा अधिक होनी चाहिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अवस्था में स्त्रियों के संतुलित आहार में वृद्धि को अनिवार्य माना जाता है? वृद्धावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या गर्भावस्था तथा स्तनपान कराने की अवस्था में? दोस्तों, स्त्रियों में के संतुलित आहार में वृद्धि को अनिवार्य माना जाता है गर्भावस्था के समय में या फिर स्तनपान कराने की अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पोषक तत्व मुख्य रूप से क्या प्रदान करते हैं? तो पोषक तत्व दोस्तों मुख्य रूप से हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारी शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं, शरीर में विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, पोषक तत्व शारीरिक एंजाइम द्वारा विखंडित कर दिए जाते हैं चयापचय प्रक्रिया में या पाचन क्रिया में, श्वसन क्रिया में या रुधिर परिसंचरण में? तो चयापचय पोषक तत्व जो प्रक्रिया में, चयापचय प्रक्रिया में पोषक तत्व शारीरिक एंजाइमों द्वारा विखंडित कर दिए जाते हैं। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा विषय पोषण विज्ञान से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? पहला है आपका चिकित्सा विज्ञान, जीव रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं मनोविज्ञान, ये सभी। तो यहाँ पर पोषण विज्ञान से घनिष्ठ रूप से संबंधित पूछा गया है कि पोषण विज्ञान से कौन सा इसमें घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो आपका चिकित्सा विज्ञान ये भी पोषण से ही संबंधित है, जीव रासायनिक विज्ञान ये भी आपके पोषण से ही संबंधित है, अर्थशास्त्र एवं मनोविज्ञान ये भी आपके पोषण विज्ञान से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि मनुष्य को किसके लिए उचित मात्रा में पोषण एवं आहार की आवश्यकता होती है? तो मनुष्य को दोस्तों शारीरिक वृद्धि के लिए भी आहार की आवश्यकता होती है, उत्तम व्यवस्था के लिए, दैनिक क्रियाशीलता के लिए भी। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, आहार वह ठोस या तरल पदार्थ होता है जो जीवित रहे, स्वास्थ्य को बनाए रखने में, सामाजिक एवं पारिवारिक संबंध की एकता के लिए, संवेगात्मक तृप्ति के लिए, सुरक्षा एवं प्रेम की भावना को दृढ़ बनाने के लिए आवश्यक होता है। मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक क्षमता के संतुलन के लिए आहार अति आवश्यक पदार्थ है। उत विचार में किसका, निम्न में से किसका कथन है? ये जो पूरा का पूरा थ्योरी दी गई है, ये इसमें से बताना है कि ये सारी चीज़ किसका, ये किन्होंने बताया था कि आहार वह ठोस पदार्थ है, किसने कहा था कि आहार पदार्थ है? ठीक है, जो जीवित रहने, स्वास्थ्य को बनाए रखने, सामाजिक एवं पारिवारिक संबंध की एकता के लिए, संवेगात्मक तृप्ति के लिए, या फिर आपके शरीर के मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक क्षमता को संतुलन बनाने के लिए आवश्यक होता है। ये किसका विचार था? तो ये विचार था सुधा नारायण का। किसका था दोस्तों? सुधा नारायण ने ये थ्योरी दी थी। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर कि वसा के प्रति ग्राम से प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है? वसा से प्राप्त दोस्तों यहाँ पर है कि प्रति ग्राम से वसा के प्रति ग्राम यानी 1 ग्राम वसा से प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है? तो 1 ग्राम वसा से दोस्तों 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा 24 नंबर ध्यान से कि 1 ग्राम या प्रति ग्राम, देखिए वसा के प्रति ग्राम से प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है? तो 9.1 किलो कैलोरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 है कि भोजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को पोषित करता है। प्रत्येक भोज्य पदार्थ में शरीर को पोषित करने की अलग अलग क्षमता होती है, क्योंकि भोज्य पदार्थ में
पोषक तत्वों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, ये उक्त विचार निम्न में से किसका है? ये शालिनी राव का है या फिर उषा टंडन का है या फिर सुधा नारायण या शुभांगिनी जोशी का? तो ये उषा टंडन ने बताया था, उषा टंडन ने ये थ्योरी दी थी। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आपको दो मैंने थ्योरी दी, अब कैसे आपको पता चलेगा कि ये उषा टंडन का था, अभी मैंने बताया सुधा नारायण का था। तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि जब ये थ्योरी जो लिखी है इसमें आपको कुछ कॉमन चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि भोजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को पोषित करता है। प्रत्येक भोज्य पदार्थ में शरीर को पोषित करने की अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग क्षमता होती है। ये एक पॉइंट हो गया, क्योंकि भोज्य पदार्थ में पोषक तत्वों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। ये विचार किसने दिया था? उषा टंडन ने। लेकिन अगर यहाँ देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पर कॉमन देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको पता चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, वह भोजन जीवन के लिए एक आधारीय आवश्यकता है, भोजन ही शरीर का पोषण करता है। ये विचार किसका है? शुभांगिनी जोशी का, उषा टंडन का, या शालिनी राव का, या सुमित मुदामिक का? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये कथन जो था ये था शुभांगिनी जोशी का कि भोजन जीवन के लिए आधारीय आवश्यकता, एक आधारीय आवश्यकता किसने कहा था? शुभांगिनी जोशी ने दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। पोषण मनुष्य एवं उनके बीच का संबंध है। इनमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविकीय पहलू भी सम्मिलित हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका था? यूडिकिन था। किसका था? यूडिकिन का था। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन में क्या कहलाती है? भाई वो आहार कहलाती है। क्या कहलाती है? आहार। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विभिन्न पौष्टिक तत्वों का अध्ययन, उनके कार्य, भोज्य स्रोत तथा उनका मानव कल्याण पर प्रभाव ही नहीं पोषण कहलाता है। ये विचार किसका था? ये विचार था एस मुदाम्बी एवं शालिनी राव का। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, पोषण वह विज्ञान है जिसमें भोजन, पौष्टिक तत्व एवं उनमें उपस्थित अन्य पदार्थ, उनकी क्रियाएं एवं आपसी संतुलन का स्वास्थ्य एवं रोग की स्थितियों से संबंधित होता है। ये कथन किसका था? ये D.W. रॉबिन्स का था। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 है, वह भोजन जो केवल मनुष्य की भूख ही शांत करता है बल्कि भूख शांत करने के साथ साथ उसकी शारीरिक, मानसिक, संवेगिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संतुलित आहार कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? संतुलित आहार। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्वस्थ मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति है, केवल रोगों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं है। ये विचार निम्न में से किसका था? तो ये विचार था विश्व स्वास्थ्य संगठन का। ये क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 33 ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर स्वास्थ्य मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति है, ठीक है। स्वास्थ्य जो है वो मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति है, केवल रोग की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं है, ठीक है। ये नहीं है कि रोग ना रहे तभी वो उनकी उपस्थिति ना रहे तो आपको स्वास्थ्य माना जाए कि आप स्वस्थ हैं। ये विचार किसने दिया था? ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों कि स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोच्च रूप से सेवा करने के योग बनाता है। ये कथन निम्न में से किसका है? बेंस जॉनसन का, टेवर का, विश्व स्वास्थ्य संगठन या J.F. विलियम्स का? तो ये कथन दिया गया था दोस्तों किसके द्वारा? J.F. विलियम्स के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, संतुलित भोजन मनुष्य को कैसे पोषण प्रदान करता है? जो आपका संतुलित भोजन है ये किस प्रकार से पोषण प्रदान करता है? स्वास्थ्य या सुपाच्य या उत्तम या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हो जाएगा संतुलित भोजन मनुष्य को उत्तम पोषण प्रदान करता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सी पोषण की स्थितियाँ हैं? सुपोषण, कुपोषण। तो दोस्तों इनमें से दोनों
पोषण की स्थितियां हैं, सुपोषण और कुपोषण, इसीलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुपोषण और कुपोषण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, अभी अभी आपको मिलेंगे। पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है? तो सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, जो भी पोषक तत्व हैं हमारे, उनको आवश्यक रूप से कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 ध्यान दीजिए। आहार में पोषक तत्व की आवश्यक मात्रा के समावेश का सरल एवं व्यवहारिक उपाय है। रुचि एवं मूल्य के अनुसार भोज्य पदार्थ खरीदना, ये निर्धारित भोज्य समूहों के भोज्य पदार्थों का चयन करना। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, निर्धारित भोज्य समूहों के भोज्य समूहों का चयन करना। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सी विशेषता उत्तम पोषित व्यक्ति की है? आपको बतानी है कि जो ये विशेषता दी गई है, हष्ट पुष्ट शरीर, कम थकान, कर्मशीलता या ये सभी, तो ये सभी एक प्रकार के विशेष उत्तम पोषित व्यक्ति की विशेषता है। यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तम पोषण कहलाता है उपाचारात्मक आहार, कुपोषण या पथ्यापथ्य या सुपोषण। दोस्तों तो उत्तम पोषण इनमें से कौन सा कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सुपोषण जो होता है उसे उत्तम पोषण कहा जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपका है कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि में सहायक है? विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, ये सभी। दोस्तों खनिज, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि में सहायक होते हैं। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, इनमें से किसमें सुरक्षात्मक पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है? इनमें से किसे सुरक्षात्मक पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है? तो विटामिन और खनिज लवण ये एक प्रकार के सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं, इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा पोषण को प्रभावित करने वाला बिंदु है? इनमें से पोषण को कौन प्रभावित करता है? वंशानुक्रम, वातावरण या परिस्थितियाँ, ये सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ये सभी, क्योंकि वंशानुक्रम जो है ये भी एक प्रकार का पोषण को प्रभावित करता है, एक प्रकार से वातावरण भी प्रभावित करता है और परिस्थितियों के अनुसार हमें अपने पोषण संबंधी जानकारी या पोषण को चूज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर है आपका कि अल्प पोषण उत्पन्न होता है। अल्प पोषण कैसे उत्पन्न होता है? उपलब्ध भोजन में पौष्टिक तत्वों की कमी आ जाए तब, या पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध ना हो। तो यहाँ पर ये दोनों हो सकता है दोस्तों। अल्प पोषण इन दोनों कारणों से उत्पन्न हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, अपर्याप्त पोषण का लक्षण। इनमें से अपर्याप्त पोषण का लक्षण है शरीर कमजोर दिखाई देने लगता है, मांसपेशियाँ स्थिर व ढीली हो जाती हैं, त्वचा शुष्क या खुरदरी व झुर्रीदार हो जाती है, या ये सभी। तो अपर्याप्त पोषण का जो लक्षण है दोस्तों ये सभी हैं। अपर्याप्त पोषण जब आप लेंगे तब आपके शरीर में कमजोरी आएगी, मांसपेशियाँ जो हैं वो ढीली पड़ेंगी, त्वचा शुष्क होगी, खुरदरी होगी, झुर्रीदार हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इसका टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक क्या होता है? तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा पर्याप्त नींद। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पर्याप्त नींद। कम से कम 8 घंटा आप लोग सोइए। अगर 8 घंटा आप नींद लेते हैं तो एक संतुलित नींद मानी जाती है। हालांकि अगर आप संतुलित यानी 6 घंटे भी सो लेते हैं तब भी आपके लिए स्वास्थ्य के लिए सही है। ठीक है, लेकिन 8 घंटा ये नियम है कि एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए 8 घंटा की नींद, पर्याप्त नींद आपको लेना होगा। दूसरा है स्वास्थ्य मनोरंजन। आप खेल कूद में या फिर दौड़ लगाइए या फिर आप व्यायाम जरूर करिए। दूसरा है दोस्तों उचित पोषण। उचित मात्रा में सही भोजन का आप चूज करिए, उचित पोषण लीजिए, तभी आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 47 है, आहार आयोजन से क्या अभिप्राय है? आहार आयोजन से आप क्या समझते हैं? परिवार की आवश्यकता के अनुसार भोजन, ये क्या आहार आयोजन है? पोषण के सिद्धांतों के अनुसार भोजन बनाना, ये क्या आहार आयोजन है? परिवार की रुचि के अनुसार भोजन बनाना, क्या ये आहार आयोजन है? दोस्तों, आहार आयोजन जो होता है, ये आहार आयोजन जब आप अपने परिवार की आवश्यकता के अनुसार भोजन का निर्माण करें या भोजन बनाएं, या पोषण के बारे में आपको पूरी जानकारी हो, पोषक तत्व, पोषण के कैसे सिद्धांत के अनुसार कैसे कैसे खाना बनाना है, कितना मात्रा में पोषण रहेगा, किस चीज़ का हमें जब नॉलेज रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तीसरा है कि परिवार जो पसंद कर रहा हो उसकी रुचि के अनुसार जब आप भोजन बनाएंगे तो वो आहार आयोजन, ये सारी प्रक्रिया आहार आयोजन के अंतर्गत आती हैं। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा कि परिवार के आवश्यकता के अनुसार, पोषण के सिद्धांतों के अनुसार, परिवार की रुचि के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 आपका है दोस्तों, आहार आयोजन के समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? मौसम, पाक प्रणाली, परिवार के सदस्यों की रुचि या उपयुक्त सभी। तो आहार आयोजन के समय में हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा कि मौसम आज कैसा है। जैसे कि बारिश के मौसम में क्या होता है, कुछ लोगों के यहाँ तो पकौड़ी का निर्माण किया जाता है, कुछ लोग क्या करेंगे, जो मक्का होते हैं ना उसको भुजवा के खाने का प्रयास करेंगे। तो ये भी मौसम के आधार पर, जैसे ही ठंडी लगेगी आप सभी लोग साग ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये मौसम पर भी निर्भर होता है आहार आयोजन। दूसरा है पाक प्रणाली का ज्ञान होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि इस परिवार के सदस्य की रुचियां, अब कई परिवार में तो ऐसा होता है कि विभिन्न विभिन्न रुचियां होती हैं। कुछ लोग को आलू और परवल का सब्जी पसंद है, कुछ लोग को नहीं पसंद है, उनको चाहिए भिंडी की सब्जी। तो सब लोग का भाई अलग अलग रुचि है, अलग अलग रुचि के अनुसार सभी लोग अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये परिवार की रुचि के अनुसार पर भी निर्भर करती है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, आहार नियोजन से लाभ बताइए। आहार नियोजन से लाभ, धन की बचत, समय की बचत, आहार व्यवस्थित रहता है, उपयुक्त सभी। दोस्तों, जब आप आहार नियोजन या आहार आयोजन को पता हो जाएगा, आहार नियोजन क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी जब होगी तो आपका पैसा भी कम खर्च होगा, समय की भी बचत आपको मिलेगी, आहार आपका व्यवस्थित रहेगा। यानी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले प्रमुख पोषक तत्व हैं आयुष, संप्रदाय, व्यवसाय या मान सम्मान। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व क्या हैं? तो इसको प्रभावित करने वाले जो प्रमुख तत्व हैं वो है आयु। आयु के अनुसार दोस्तों, आयु जो होती है एक प्रकार की, जब आप वृद्धावस्था में आ जाते हैं तो यहाँ पर आप आहार आयोजन का बहुत ही ज़्यादा आप उसके सिद्धांतों पर वर्क नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले तत्व इसमें से नहीं है। तो आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले तत्व अध्ययन, अगर आपको अध्ययन है, आप जानकारी किए हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप आहार आयोजन को प्रभावित नहीं करेंगे। लेकिन आयु करेगी, रुचि करेगी, लिंग, ये सभी जो है आहार आयोजन को प्रभावित करती है, लेकिन अध्ययन नहीं करता। यहाँ पर नहीं पूछा गया था, ठीक है, नहीं। ये क्वेश्चन सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग। कुछ लोग क्या करते हैं, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक, अब ये नहीं देखे कि यहाँ पर लिखा है नहीं है, तुरंत आप बताएंगे कि यहाँ पर आयु, टिक कर देंगे, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर तभी आप लोग आंसर दीजिएगा, जल्दीबाजी आपको नहीं दिखानी है। क्वेश्चन नंबर 52 है, रात्रि के भोजन में लेना चाहिए चाय, समोसा, पापड़ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये रात्रि का भोजन बिल्कुल नहीं है। रात्रि का भोजन जो होता है वो संतुलित होता है, कंप्लीट आहार होता है, इसलिए यहाँ पर आपका सभी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों, भोजन, दोपहर के भोजन में हमें लेना चाहिए सब्जी, चपाती, पकौड़े, अंडा या हलवा। तो आप सबको पता है दोपहर के भोजन में हमें ज़्यादातर रोटी और सब्जी चूज करनी चाहिए। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, परिवार के भोजन का स्तर किस पर निर्भर करता है? भोजन के लिए पर्याप्त धन पर, या गृहिणी को पाक कला के पूर्ण ज्ञान पर, या गृहिणी को भोज्य पदार्थ एवं
पोषण संबंधी जानकारी पर या उपयुक्त सभी पर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, परिवार के भोजन का जो स्तर है वो निर्भर करेगा भोजन के लिए जो पर्याप्त पैसे आपके पास हैं या नहीं। जो गृहिणी पाक खाना बना रही है या भोजन बनाने के लिए डेली बनाती है, तत्पर है या तैयार हैं, उनको क्या पाक कला का ज्ञान है या नहीं। अगर उनको पूर्ण ज्ञान होगा तब भी आपका जो भोजन का स्तर है वो परिवार पर निर्भर करेगा। गृहिणी को जानकारी होनी चाहिए पाक कला के बारे में। फिर गृहिणी की भोज्य पदार्थ एवं संबंधी जानकारी पर, गृहिणी की भोज्य पदार्थ एवं पोषण की संबंधी अगर जानकारी है तब भी ये निर्भर करेगा। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न का ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, उत्सव के लिए आहार नियोजन के समय रखना चाहिए। जब उत्सव होता है तो आजकल के उत्सव में, पार्टी में सबसे कॉमन चीज़ आपको मिलेगी मटर पनीर। जहाँ भी जाएंगे आपको ये सब्जी जरूर देखने को मिलेगी, मटर पनीर। ठीक है, दाल चावल दिखे या ना दिखे, लेकिन मटर पनीर और दाल चावल भी कॉमन चीज़ है, ये दोनों रहती है। ठीक है, और उत्सव के लिए जब सबसे प्रमुख माना जाएगा तो मटर पनीर माना जाएगा। ठीक है, गांव में तो बड़ा प्रचलन है इस चीज़ का। अगर ये ना रहे तो उनको लगता है कि अरे खाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, कहेंगे अरे बहुत बेकार खाना बनवाए थे, मटर पनीर नहीं थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें प्रचलन है। तो यहाँ पर आप दैनिक जीवन के अनुसार जो आजकल के युग में हो रहे हैं उसके अनुसार आपको टिक करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है, आहार आयोजन का उद्देश्य है। आहार आयोजन का उद्देश्य इनमें से क्या है? मितव्ययता तथा साधन का सदुपयोग, परिवार की पौष्टिक एवं संतुलित आहार प्रदान करना, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ये आहार आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 आपका है कि निम्न में से कौन सा आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है? तत्व नहीं पूछा गया दोस्तों कि इनमें से जो है आहार आयोजन को कौन सा प्रभावित नहीं करता है। तो अध्ययन जहाँ भी आपको दिख जाए टिक कर दीजिएगा, यही आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि आहार आयोजन के समय निम्न में से किस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए? तो आहार आयोजन के समय हमें आयु, लिंग, परिवार के सदस्यों की रुचियाँ, ये सभी ध्यान रखनी चाहिए। इसीलिए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों, आहार आयोजन करना एक प्रकार की कला है। आहार आयोजन भी एक प्रकार की कला है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, आहार नियोजन द्वारा अपने आहार को बनाया जा सकता है पौष्टिक, स्वादिष्ट, विविधता या ये सभी। तो आहार नियोजन द्वारा अपने आहार को हम पौष्टिक भी बना सकते हैं, स्वादिष्ट बना सकते हैं और विविधता बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा आहार आयोजन का लाभ है? धन का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण, समय का सदुपयोग, ये सभी, यानी कि ये सभी जो हैं ये आहार आयोजन के लाभ हैं, यानी आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, निम्न में से कौन सा आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व नहीं है? ठीक है, ये हो चुका था, इस प्रश्न को भी मैं समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। 63 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार नियोजन की प्रक्रिया का चरण है? आहार नियोजन की प्रक्रिया का चरण, तो पहला ऑप्शन दिया गया है परिवार के सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकता की जानकारी करना। दूसरा आपका ऑप्शन है पोषण तत्वों के स्रोत की जानकारी तथा उसको यूज करना, कैसे करना है ये इसकी जानकारी होना चाहिए। या फिर खाद्य वर्गों या समूहों को ध्यान में रखना, ये सभी चरण। तो यहाँ पर हो जाएंगे आपका सही आंसर, ये सभी चरण हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सा आहार आयोजन का चरण नहीं है? आहार आयोजन का चरण नहीं है आर्थिक स्थिति, संतुलन, आहार तालिका का उपयोग करना, आहार आयोजन में भोज्य वर्गों का प्रयोग करना, या पारिवारिक सदस्यों की पोषण से संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी करना। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, आहार आयोजन का चरण जो नहीं है वो आर्थिक स्थिति नहीं है। इनमें से केवल और केवल आर्थिक जो स्थिति है ये आहार आयोजन का, आहार नियोजन नहीं, आहार आयोजन की बात हो रही है। आर्थिक स्थिति जो होगी ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 है, आहार नियोजन को
व्यवहारिक रूप से देने का सबसे सरल उपाय क्या है? रुचि के अनुसार भोजन बनाना या आहार तालिका तैयार करना, दिन में अनेक व्यंजन बनाना या भोज्य पदार्थों के पोषक तत्वों का मापन। तो आहार नियोजन का जो व्यवहारिक रूप देने का सरल उपाय है वो है आहार तालिका तैयार करना, कि कौन सा आहार कब हमें बनाना है, कैसे बनाना है, ये तालिका आपको बनानी रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, इनमें से कौन सा आहार नियोजन का उद्देश्य है? इनमें से आहार नियोजन का उद्देश्य है पारिवारिक बजट के अनुसार भोजन का व्यय करना या परिवार के सदस्यों को संतुलित एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना, परिवार के सभी सदस्यों की आहार संबंधी रुचियों को संतुष्ट करना, ये सभी उद्देश्य। तो ये सभी जो उद्देश्य हैं ये आहार नियोजन के उद्देश्य हैं। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ओके दोस्तों, इस टॉपिक से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं छूटेगा। जो भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न मैं यहीं पर आज सॉल्व करा दूंगा। ये यूनिट आपकी आज ही कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा, इसीलिए मैं इसी टाइप के जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को चूज कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 67 है, आहार नियोजन का उद्देश्य। तो आहार नियोजन का उद्देश्य है सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करना या फिर धन की बचत करना या पौष्टिक, रुचिकर तथा विविधतापूर्ण आहार उपलब्ध कराना, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है आहार नियोजन का जो उद्देश्य है वह पौष्टिक, रुचिकर तथा विविधतापूर्ण आहार उपलब्ध कराना। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, दैनिक आहार में सभी आहार समूहों के भोज्य पदार्थों का प्रतिनिधित्व होने की स्थिति में आहार में विविधता लाई जा सकती है या गृहिणी को ज़्यादा सोच विचार कर गणना नहीं करनी पड़ती या संतुलित आहार उपलब्ध हो जाता है, ये सभी। दोस्तों आपको ध्यान रखना है दैनिक आहार में सभी आहार समूहों में जो भोज्य पदार्थ का प्रतिनिधित्व होने की जो स्थिति होती है वो ये सभी होती है, यानी आहार में विविधता जब लाई जा सके तब दैनिक जीवन में दैनिक आहार में सभी आहार के भोज्य पदार्थों का प्रतिनिधित्व हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संतुलित एवं पौष्टिक आहार के लिए क्या आवश्यक है? संतुलित एवं पौष्टिक आहार के लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है वो है आहार नियोजन करना। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए दिया था घर के बाहर भोजन ग्रहण करना, तो ये बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्वादिष्ट भोजन व्यंजन बनाना ये भी गलत हो जाएगा। महंगे भोज्य पदार्थ ये भी गलत हो जाएगा। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आहार नियोजन करना, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69 है, संतुलित एवं पौष्टिक आहार के लिए क्या आवश्यक है? तो ये तो वही है क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीट हो गया है, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70, आहार में भिन्नता लाने का क्या अर्थ है? आहार में भिन्नता लाने का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन आपका दिया गया है आहार की मात्रा को नियंत्रित करना, बी है प्रत्येक खाद्य समूहों में खाद्य पदार्थ का चयन करना, वह खाद्य पदार्थ चुनना जिनमें फाइटोकेमिकल की मात्रा ज़्यादा हो, या एक ही खाद्य समूह से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ चुनना। तो आहार में जो भिन्नता लाने का अर्थ है वो है एक ही खाद्य समूह से भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ चुनना। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास आप लोगों को पसंद आ रही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, थम्स अप कर दीजिए। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं छात्र छात्राओं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 71 है, आहार नियोजन का मुख्य उद्देश्य। तो आहार नियोजन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो संतुलित आहार का आयोजन करना होता है। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों, आहार नियोजन करते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो आहार जब नियोजन आप कर रहे हों तो आपको व्यक्ति की रुचि का ध्यान रखना चाहिए, बजट का ध्यान होना चाहिए, समय तथा भोजन की मात्रा, इन सभी बातों का ध्यान होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, उपलब्ध सामग्री के द्वारा परिवार के सभी सदस्यों की रुचि और अरुचियों का ध्यान रखते हुए उनके लिए संतुलित तथा पारिवारिक बजट के अनुकूल भोज का नियोजन करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आहार नियोजन। क्या कहलाता है दोस्तों? आहार नियोजन कहलाता है। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम हुए थे
2021 और 22 के अंतर्गत उनका जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने सॉल्व भी करा दिया है प्रीवियस ईयर का, तो वो लोग आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के वो क्लास भी देख सकते हैं, उन प्रश्नों को भी तैयार कर सकते हैं। आपको देखने को मिलेगा उस क्वेश्चन पेपर में कि जो भी प्रश्न मैंने आप लोग के लिए मॉडल पेपर जो तैयार किया था 2021 और 22 के सत्र में, वहीं से सभी प्रश्न पूछे गए थे। तो कहने का मेरा मतलब ये है दोस्तों कि आप लोग जो भी प्रश्न मैं आप लोग के लिए तैयार कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, उन प्रश्नों को ज़रूर तैयार कर लें, इन्हीं से संबंधित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। दूसरी बात, अगर आप बीए में हैं या फिर बीएससी एजी से हैं, एजी वाले छात्र छात्राओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बीएससी होम साइंस की जो भी छात्राएं हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यही सिलेबस है सभी यूनिवर्सिटी में, स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ। कुछ लोगों का अभी भी डाउट है तो मैं बता दूँ, एनईपी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस लागू हुआ है नई शिक्षा नीति के तहत दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है। इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप में यही सिलेबस मिलेगा पूरे इंडिया में। कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो एनईपी लागू ना कर चुकी हो सकता है एक आध दो यूनिवर्सिटी में भी नहीं लागू हुआ है, लेकिन अगर बात करें हम यूपी की, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, तो इन सभी जगहों पर, या फिर राजस्थान से हो, एमपी से हो, महाराष्ट्र में भी लागू हो चुका है, तो सभी में यही पाठ्यक्रम है दोस्तों, ठीक है। तो यही प्रश्न आपको तैयार करना। चलिए आगे के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा आहार नियोजन को प्रभावित करता है? परिवार की संरचना, परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार के सदस्यों की रुचि और उपयुक्त सभी। तो आपको ध्यान रखना है, आहार नियोजन को जो प्रभावित करता है दोस्तों वो आपके परिवार की संरचना, परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार के सदस्यों की रुचि, ये सभी। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों, निम्न में से कौन आहार नियोजन का सिद्धांत है? परिवार के सदस्यों की रुचि, समय की बचत करने वाला, आहार का समय निश्चित हो या उपयुक्त सभी। तो आप यहाँ पर जो टिक करेंगे वो उपयुक्त सभी पर टिक करेंगे, क्योंकि दोस्तों आहार नियोजन का जो प्रमुख सिद्धांत ये है कि परिवार के जो सदस्य है उसके अनुसार उनको भोजन मिले। दूसरी बात, समय की बचत हो और आहार का समय निश्चित हो कि इतने बजे ये खाना आपको मिलना है तो मिले। ये नहीं कि आप बैठ गए 9 बजे खाना खाने, अब आपको मिल रहा है 10 बजे जा करके खाना, तो ये आहार नियोजन का सिद्धांत नहीं है। तो इसलिए पूछा गया था सिद्धांत, तो ये सभी सिद्धांत हैं आहार नियोजन के। क्वेश्चन नंबर 77 है, दूध से बने पदार्थ कौन से हैं? तो दूध के बने ये सभी पदार्थ हैं, पनीर, खोया, दही, ये सभी दूध के ही बने होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, द्वितीय समूह में पदार्थ आते हैं। तो द्वितीय समूह में जिनको रखा गया है दोस्तों वो मांस और मछली, ये द्वितीय समूह के अंतर्गत आते हैं। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, ये द्वितीय समूह में पदार्थ आते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों कि षष्ठ समूह में यानी छठवें समूह में कौन से पदार्थ आते हैं? आटा, रोटी, ब्रेड। तो ये उपयुक्त सभी आप कह सकते हैं, उपयुक्त सभी, ये सभी जो हैं ये छठवें समूह के अंतर्गत आते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खाद्य पदार्थ के समूह आते हैं, खाद्य पदार्थ के जो समूह हैं वो आते हैं 2, 4, 3 या 7। तो खाद्य पदार्थ के जो समूह हैं वो 7 आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है कि हमें सबसे शीघ्र ऊर्जा मिलती है प्रोटीन से, ग्लूकोज से, वसा से या विटामिन से। तो हमें सबसे शीघ्र जो ऊर्जा मिलती है दोस्तों वो ग्लूकोज से मिलती है। किससे मिलती है? ग्लूकोज से। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि सब्जी भाजी किन भोज्य पदार्थों की श्रेणी में आती हैं? रक्षात्मक, शक्तिदायक, वृद्धिकारक या इनमें से कोई नहीं। तो सब्जी और जो भाजी होती है वो रक्षात्मक श्रेणी में आती है। किसकी श्रेणी में दोस्तों? रक्षात्मक भोज्य पदार्थ की श्रेणी के अंतर्गत आती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है कि इनमें से कौन सा आहार संपूर्ण है? फल, मांस, दूध या इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण जो आहार है वो दूध है। दूध जो होता है एक प्रकार का संतुलित आहार है, संपूर्ण आहार है, कंप्लीट फूड माना जाता है दूध को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 बताइए, भोजन में ऊर्जा का साधन क्या है? खनिज लवण, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट या इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों भोजन में ऊर्जा का जो साधन है वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि भारतीय स्वास्थ्य संगठन ICMR ने समस्त पोषक तत्वों की सुचारू पूर्ति के लिए भोज्य पदार्थों के समूह निर्धारित किए हैं। तो भोज्य पदार्थों के कितने निर्धारित किए हैं? समूह, 5 समूह निर्धारित किए हैं। 5 समूहों में भोज्य पदार्थों को भारतीय स्वास्थ्य संगठन ICMR ने वर्गीकृत किया है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अमेरिका के नेशनल रिसर्च काउंसिल ने भोज्य पदार्थों को कितने मौलिक समूह में निर्धारित किया है? तो अमेरिका के नेशनल रिसर्च काउंसिल ने भोज्य पदार्थों को 7 मौलिक समूहों में वर्गीकृत किया है। कितने समूह में? 7 समूह में। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 है भोजन हो सकता है। तो भोजन तो दोनों प्रकार से हो सकते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा भोजन का कार्य है? ऊर्जा, शक्ति उत्पन्न करना, शरीर की टूट फूट की मरम्मत करना, शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक, ये सभी। तो ये सभी जो हैं ये भोजन के कार्य हैं, यानी आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89, हमारा भोजन कितने भागों में बटा होता है? हमारा भोजन कितने भागों में बटा होता है? तो दोस्तों हमारा जो भोजन होता है वो 3 भागों में बटा होता है। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है भोजन हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि। हमारे लिए भोजन क्यों उपयोगी है? ये शरीर का निर्माण करता है इसलिए, या शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है इसलिए, या फिर व्यक्ति को मानसिक संतुलन या संतुष्टि प्रदान करता है इसलिए, या फिर उपयुक्त सभी। तो आप इसका आंसर उपयुक्त सभी कहेंगे, क्योंकि भोजन हमारे लिए शरीर का निर्माण भी करता है भाई, ऊर्जा भी प्रदान करता है और मानसिक संतुष्टि भी प्रदान करता है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 91 है सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन। तो सुरक्षात्मक तत्वों की जो प्राप्ति के साधन है वो है विटामिन, खनिज, जल। तो ये सभी ये सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन हैं। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 92, भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य हैं। संवेगात्मक आवश्यकता की संतुष्टि करना, भावनाओं को व्यक्त करना, या मानसिक तनाव कम करना, या उपयुक्त सभी। तो भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य जो हैं दोस्तों वो उपयुक्त सभी हैं। संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुलित करना, भावनाओं को व्यक्त करना, मानसिक तनाव को कम करना, ये भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 93 है कि शरीर की वृद्धि व विकास करने वाला पदार्थ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन व खनिज। तो शरीर की जो वृद्धि व विकास करने वाला पदार्थ है दोस्तों वो है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? आपके शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक है, इसलिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94 है ऊर्जा उत्पादक तत्व। इनमें से ऊर्जा उत्पादक तत्व कौन से हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा, विटामिन व खनिज या जल। तो आपको ध्यान रखना है ऊर्जादायक तत्व। ऊर्जादायक जो तत्व हैं दोस्तों वो आपके हैं कार्बोहाइड्रेट एंड वसा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है निम्न में से कौन भोजन के कार्य का वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? तो भोजन के सामाजिक कार्य ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन बी है भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य, ऑप्शन सी है भोजन के शारीरिक क्रियात्मक कार्य, या ये सभी। तो निम्न में से ये सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भोजन के कार्य का वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? तो ये सभी वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है आपका कि ICMR का पूरा नाम
चलिए ICMR का पूरा नाम क्या होगा? तो दोस्तों जो ICMR का कंप्लीट नाम है वो है इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, फुल फॉर्म भी आपसे पूछे जाते रहते हैं, तो फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा, जितने फुल फॉर्म है मैं आप लोग को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो ICMR का जो पूरा नाम है वो इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च। इन्होंने भोजन के समूहों को कितने वर्गों में? 6 वर्गों में वर्गीकृत किया है। और अगर अमेरिका ने कितने भागों में? तो उन्होंने 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। लेकिन अगर बात किया जाए इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भोजन के कितने समूह बताए हैं? तो वो 6 समूह बताए हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्न में से कौन सा भोजन का शरीर क्रियात्मक कार्य है? शरीर क्रिया को नियंत्रण एवं सुचारू ढंग से चलाना और शरीर को सुरक्षा करना, या बी है शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण तथा पुरानी कोशिकाओं के टूट फूट की मरम्मत करना, या शरीर की आवश्यकता ऊर्जा को प्रदान करना, ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कि भोजन के शरीर क्रियात्मक कार्य, तो क्रियात्मक कार्य ये सभी हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, भोजन का महत्वपूर्ण कार्य। भोजन का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? रोग उत्पन्न करना, शरीर के ताप को नियंत्रण करना, कार्बोज का निर्माण करना, ये सभी। तो भोजन के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं दोस्तों, वो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, शरीर के ताप को नियंत्रण करना, ये भोजन का महत्वपूर्ण कार्य है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्न में से कौन सा भोजन का कार्य है? ऊर्जा व शक्ति उत्पन्न करना, शरीर की टूट फूट की मरम्मत करना, शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक, या ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, भोजन का कार्य यहाँ पर पूछा गया है, तो शरीर भोजन का, जब आप भोजन करेंगे तभी आपके शरीर में ऊर्जा व शक्ति आएगी, और आपके शरीर की जो भी मसल्स हैं, जो भी मांसपेशियाँ हैं या कोई भी नस है, अगर डैमेज है तो उसकी मरम्मत होगी, शरीर की वृद्धि एवं विकास में भी सहायक होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा भोजन के कार्य का वर्ग है? शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, या ये सभी। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी जो हैं ये भोजन के कार्य के वर्ग हैं, शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य और सामाजिक कार्य। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आज के इस क्लास में हमने 100 प्रश्न चूज किए थे आप सभी के लिए, MCQ मोड में, ऑब्जेक्टिव मोड में। आपका यूनिट फर्स्ट जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है उसका जो पहला यूनिट है कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एवं न्यूट्रिशन, उससे संबंधित आज हमने 100 MCQ प्रश्नों को डिस्कस किया है। ये सभी प्रश्न आप लोग एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, या आपको जब PDF दिया जाएगा तो मैं आंसर भी टिक करके दे दूंगा, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों कल की क्लास में, यानी कल की क्लास में हम लोग जो आपका सेकेंड यूनिट है जिसका नाम है न्यूट्रिशन माइक्रो एंड माइक्रो, जिसे पोषक तत्व स्थूल एवं सूक्ष्म के नाम से जानते हैं, ये सेकेंड यूनिट है आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र की। ठीक है, और तीसरा देखिए जो पहला यूनिट है दोस्तों, सभी लोग सबसे पहले तो सिलेबस जिनको नहीं पता है वो लोग जा कर के प्लेलिस्ट में मैंने इसका सिलेबस बता दिया है, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर क्लास मिल जाएगी। तो पहली जो यूनिट है दोस्तों उसका नाम है आहार पोषण की अवधारणा, आहार पोषण की अवधारणा। दूसरा जो यूनिट है दोस्तों वो है माइक्रो एंड माइक्रो, जिसे कहते हैं स्थूल एवं सूक्ष्म। अब इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है दोस्तों पोषक तत्व कितने भाग में विभाजित किए गए हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बृहद पोषक तत्व क्या होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इन सभी के बारे में हम जानकारी करेंगे। ठीक है, तीसरा जो यूनिट है दोस्तों वो है 1000 दिवसीय पोषण। क्या है? 1000 दिवसीय पोषण। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में जानकारी करेंगे? इसमें आप प्रोटीन के बारे में जानकारी करेंगे कि प्रोटीन क्या होती हैं, विटामिन्स क्या होती हैं, इनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं,
इन सभी के बारे में आप चर्चा करेंगे, जानकारी करेंगे, ठीक है। और इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे गर्भवती महिला के संरक्षण में क्या क्या आपको जो है बातों का ध्यान रखना होता है, या फिर 1000 दिवसीय पोषण में शिशु एवं माँ से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं, गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, कितने जो है इसके वातावरणीय भौतिक कारण क्या हो सकते हैं, तो इन सभी के बारे में हम 3rd यूनिट में चर्चा करेंगे। जो चौथी यूनिट है आपकी, जो चौथा चैप्टर है वो है सामुदायिक स्वास्थ्य की अवधारणा, कम्युनिटी हेल्थ कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं। इसमें आप पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में, विभिन्न प्रकार के रोग के बारे में जो है पढ़ेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस प्रकार से रोगों के बारे में बताया है, इन सभी के बारे में आप जानकारी करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो भी यूनिट है सभी यूनिट से प्रश्न मैं पढ़ा दूंगा। 4 क्लास में आपकी सभी यूनिट के प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी हर संडे को आपकी स्पेशल क्लास होगी अनिवार्य प्रश्न पत्र की, जहां पर हम आप लोग को मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराएंगे। दोस्तों, आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोगों से मेरा सविनय निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर हमारे अगर नए आप आए हैं, आज पहला दिन आप विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर वहाँ से नहीं ओपन हो रहा है तो आप सर्च कर लीजिए SP स्टडी पॉइंट। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम, जहाँ से ज्वाइन करिएगा। ज्वाइन करने का बटन मिलेगा, ज्वाइन कर लेंगे, बिल्कुल फ्री है आपके लिए, कोई भी कॉस्ट इसका नहीं है, ठीक है। वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।